संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन शासक जो है वो हमारे समर्थन में नहीं है और ना ही हमारे वंश का है। बहुत सारे देश गुलाम थे, आजाद हुए, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे देश गुलाम थे, आजाद हुए, प्रगति हो रही है। भारत भी गुलाम था और कहा जाता है आजाद हुआ, हमारी प्रगति क्यों नहीं हुई? बाकी के देश की प्रगति क्यों हो रही है? जापान जिसकी हिरोशिमा और नागासाकी ये दो शहर खत्म कर दिए, फिर भी प्रगति पर है जापान। क्यों है जानते हो? क्योंकि दुनिया में प्रजा भी वही वंश की है और राजा भी वही वंश का है। भारत में प्रजा मूल निवासी है और राजा विदेशी है। इस वजह से हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई है। वो हमको यूनाइट होने ही नहीं देता, वो हमको इकट्ठा होने ही नहीं देता। का आंदोलन धीकू लोगों के विरोध में था। ये धीकू कौन थे? त्रिवर्णीय लोग थे, साहूकार लोग थे, जमींदार लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, जिन लोगों ने आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया, जिन्होंने जल जंगल जमीन उद्ध्वस्त करने का प्रयास किया। जो आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक है, साहूकारों ने उनकी जमीन छीन ली, हड़प कर ली। उस रीजन के ऊपर, उस कारण के ऊपर डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। तो हमारे समाज की हजारों समस्याएं हैं। गरीबी समस्या है, भूखमरी समस्या है, लाचारी समस्या है, आरक्षण समाप्त हो रहा है वो समस्याएं है, नौकरी समाप्त हो रही है समस्याएं है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही ये समस्याएं हैं, छात्र नौजवानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं। तो ये हजारों समस्याएं हैं और इन हजारों समस्याओं को लेकर समाज एक बात तो सोचता है कि हम गरीब हैं, इस वजह से हमारी समस्याएं हैं। दूसरे हमारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा नसीब ठीक नहीं है। कुछ लोग जो है नसीब के ऊपर छोड़ देते हैं। तो क्या सही मायने में अगर हम लोग समाज में काम करना चाहते हैं, समाज की समस्या का समाधान अगर करना चाहते हैं, तो हमारी समस्या किस कारण से निर्माण हुई, अगर वो कारण अगर हमारे समाज को अगर पता चले तो शायद हम लोग समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक होता है परिणाम और एक होता है कारण। परिणाम की चर्चा पूरे देश भर में चलती है, लेकिन जिस कारण की वजह से परिणाम निर्माण हुआ उस कारण के ऊपर कोई भी चर्चा करते हुए हमें नजर नहीं आते। इटली के एंथोनी ग्राम्सी ने कहा कि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। अगर गुलाम की अगर यही परिभाषा है कि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। गुलामी किसे कहते हैं कि भविष्य हमारा और निर्णय लेने का अधिकार किसी और का, बस यही गुलामी है। गुलामी की दूसरी कोई परिभाषा नहीं होती या गुलामी की दूसरी कोई डेफिनेशन नहीं है। यही गुलामी है कि भविष्य हमारा और निर्णय लेने का अधिकार किसी और का, यही गुलामी है।
भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है, जितने भी लोकतांत्रिक देश इस दुनिया में हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश है कि बहुसंख्य लोग इस देश में गुलाम बने हुए हैं, बहुसंख्य लोग इस देश में समस्याग्रस्त बने हुए हैं, बहुसंख्य लोग इस देश में शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, और अल्पसंख्य लोग इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। भारत एकमात्र, दुनिया का एकमात्र ये उदाहरण है। भारत, जितने भी लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, और जिनके वोट ज्यादा होते हैं राज उनका होता है। भारत में 7.5% आदिवासी है, 15% शेड्यूल कास्ट है, 52% ओबीसी है, 10.5% सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान है। जो SC ST OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए, वो 10.5% है। ऐसे कुल मिला के भारत में 85% लोग हैं जो DNA के आधार पर इस देश के मूल निवासी है। DNA ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। DNA साइंटिफिकली लैब में टेस्ट होता है, उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते। दुनिया वाले कहते हैं जो लोग DNA को नहीं मानते वो दुनिया के बहुत बड़े मूर्ख लोग होते हैं। तो DNA के आधार पर भारत के SC ST OBC एंड माइनॉरिटी जो है वो मूल निवासी है। जो लोग मूल निवासी है उनकी संख्या ज्यादा है, उनके वोट ज्यादा है, फिर भी वो समस्याग्रस्त बने हुए, फिर भी वो गुलाम बने हुए, फिर भी अपने भविष्य का निर्णय जो है वो बहुसंख्य लोग नहीं ले पा रहे। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई? ये इसलिए हुआ कि हमें जो बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, यही धोखा हमारे साथ सबसे बड़ा हुआ। टीवी चैनलों के द्वारा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा, किताबों के द्वारा, वर्तमान पत्र के द्वारा यह बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। क्या हमारे लोगों को इसकी जानकारी है कि 15 अगस्त 1947 को एक बिल पारित हुआ? वो आजादी का बिल नहीं था, वो ट्रांसफर ऑफ पावर बिल था। ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब होता है सत्ता का हस्तांतरण बिल था, यानी अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। यह बिल था ट्रांसफर ऑफ पावर बिल। देश को आजादी का बिल नहीं है। अगर 15 अगस्त 1947 को अगर देश आजाद होता तो जो लोग आजाद होते हैं वो लोगों की समस्याएं नहीं होती। अगर हमारे समाज की अगर हजारों समस्याएं हैं, इसका मतलब हम लोग आजाद लोग नहीं है, गुलाम लोग हैं। समस्या गुलामों की होती है, आजाद लोगों की समस्या नहीं होती। तो ये 15 अगस्त को जो आजादी मिली, ये आजादी हमारी आजादी नहीं थी। तो ये फिर किसकी आजादी थी? तो जब मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के ऊपर एक इल्जाम लगाया, एक आरोप लगाया
कि बाबा साहब आंबेडकर जो आंदोलन चला रहे हैं ये देश आजादी का आंदोलन नहीं है। यह आरोप गांधी जी ने लगाया, गांधी जी के लोगों ने लगाया। तो बाबा साहब आंबेडकर ने इसका जवाब दिया और बाबा साहब आंबेडकर ने इंग्लैंड यूरोप के लोगों को कहा कि ये इंग्लैंड और यूरोप के लोगों, गांधी जी जो आजादी का आंदोलन चला रहे हैं ये आंदोलन फ्रीडम ऑफ द कंट्री है या फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री है। दो बातें हैं। फ्रीडम ऑफ द कंट्री का मतलब होता है देश आजादी का आंदोलन और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का मतलब होता है देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे वो देश आजादी का आंदोलन था। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में। आपको आजादी चाहिए थी, आजाद हो गया। बाबा साहब आंबेडकर जो आंदोलन चला रहे थे वो आंदोलन था देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। दो बातें हो गई कि हमारी हजारों समस्याएं क्यों निर्माण हुई, यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ में, इस देश के तमाम आदिवासियों के साथ में, शेड्यूल कास्ट के साथ में, ओबीसी के साथ में और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए, ये तमाम मूल्यवासी बहुजन समाज के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ और बहुत बड़ा धोखा किया गया। कौन सा धोखा किया गया कि ये प्रचार में लाया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ लेकिन देश में रहने वाले जो लोग थे वो आजाद नहीं हुए। जो बातें आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जो आंदोलन चला रहे थे, देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन चला रहे थे। शाहू महाराज जो आंदोलन चला रहे थे, देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन चला रहे थे। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जो आंदोलन चला रहे थे, देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन चला रहे थे। हरिचांद गुरुचांद जी ठाकुर ने जो आंदोलन चलाया वो देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन था। और बाबा साहब आंबेडकर ने जो आंदोलन चलाया ये देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन था। तो सवाल खड़ा होता है कि अंग्रेज आने के पहले फिर हम लोग किसके गुलाम थे? सवाल खड़ा हुआ कि अगर ये देश आजादी का आंदोलन गांधी जी चला रहे थे और देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन हमारे मूल निवासी महापुरुष चला रहे थे। दो आंदोलन भारत में चले। देश आजादी का आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में था, गांधी जी चला रहे थे। बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे, न्यायमूर्ति गोविंद रांडे चला रहे थे। ये सारे के सारे जाति से ब्राह्मण थे। नाम दिया आजादी का आंदोलन। और देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन का अर्थ है ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, ये लोग चला रहे थे। एक अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन और एक ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन। ऐसे दो आंदोलन भारत में चल रहे थे। एक आंदोलन का ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। कांग्रेस की बकर नाम का एक किताब है, उस किताब में रात को 12 बजे 14 अगस्त को रात को 12 बजे यानी 15 अगस्त तो शुरू हुआ, 12 बजे रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा लहराया। अब रात के 12 बजे क्यों लहराया? कांग्रेस की बकर नाम की किताब में यह लिखा हुआ है। अगर देश आजाद हुआ तो दिन में भी झंडा लहराया जा सकता था, रात में ही क्यों लहराया? रात में जनता सोई हुई है और नेहरू आजादी का जश्न मना रहा है।
जो बातें आपको बताई जा रही। साथियों, हमारे महापुरुष गांधी जी के आंदोलन में शामिल नहीं थे, तिलक के आंदोलन में शामिल नहीं थे, रांडे के आंदोलन में शामिल नहीं थे। हमारे महापुरुष, उसके 3 उदाहरण आपको मैं बताऊंगा, स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण, न्यायमूर्ति गोविंद रांडे जब 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। कांग्रेस ये कोई पॉलिटिकली पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ये अमेरिकन शब्द है, इसका अर्थ होता है महासभा। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने के लिए कांग्रेस बनाई 28 दिसंबर 1885 में। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी बंगाल के ब्राह्मण है। तिलक, आगरकर, गोखले महाराष्ट्र के ब्राह्मण है। उस वक्त कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा थे, न्यायमूर्ति गोविंद रांडे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के पास गए। ये हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था, उसके 3 उदाहरण समझा रहा। ज्योतिराव फूले को कहे कि ज्योतिराव जी, अंग्रेजों का राज है, भारत गुलाम है, अगर आप सरीके विद्वान व्यक्ति, जानकार व्यक्ति अगर कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होते हैं तो अंग्रेजों को जल्द से जल्द भगाया जा सकता है। ज्योतिराव फूले ने क्या कहा जानते हो? ज्योतिराव फूले ने कहा, आप ब्राह्मण लोग ऊंट पर बैठकर बकरियां हाँकने वाले, कभी हमारे साथ आपने समानता का व्यवहार नहीं किया। अंग्रेज जाने के बाद आप हमारे साथ समानता का व्यवहार करोगे किस आधार पर? इतिहास में हम लोगों के साथ में आपने समानता का व्यवहार नहीं किया। जिनको आज इस बंगाल में नमशूद्राय कहा जाता है, उनको चांडाल कहा। महाराष्ट्र में आपने अछूत कहा। उत्तर प्रदेश में चमार अछूत करके अपमान किया। आदिवासियों को हजारों साल जंगल की ओर खदेड़ दिया, जो ज्ञान विज्ञान से दूर रहा। आपने हमारे साथ कभी समानता का व्यवहार इतिहास में नहीं किया। देश आजाद होने के बाद, अंग्रेज जाने के बाद आप लोग हमारे साथ में समानता का व्यवहार किस आधार पर करोगे? ज्योतिराव फूले ने कहा, ये जो आप आजादी का आंदोलन चला रहे हो, ये आजादी का आंदोलन हम लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं है, तो ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन है। और ज्योतिराव फूले ने कभी भी कांग्रेस को कांग्रेस नहीं कहा, तो ज्योतिराव फूले ने कांग्रेस को ब्राह्मण सभा कहा। ब्राह्मण सभा। हम लोग ज्योतिराव फूले से ज्यादा विद्वान हैं, हम कांग्रेस कहते हैं। ज्योतिराव फूले ब्राह्मण सभा कह रहे हैं। और ज्योतिराव फूले ने इस समाज को एक संदेश दिया। वो संदेश क्या था? वो संदेश ये था कि जब तक अंग्रेज माए बाप भारत में हैं, तब तक शूद्र अतिशूद्रों ने, जिन ब्राह्मणों ने हम SC ST OBC को शूद्र अतिशूद्र बनाया, ज्योतिराव फूले ने कहा जब तक अंग्रेज माए बाप भारत में है, तब तक शूद्र अतिशूद्रों ने ब्राह्मणों से गुलामी से, ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने के लिए जल्दी करनी चाहिए। ज्योतिराव फूले शामिल नहीं हुए। बाल गंगाधर तिलक छत्रपति शाहू महाराज को उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर छत्रपति शाहू महाराज को कहा कि आप सरी का राजा अगर कांग्रेस के आंदोलन में अगर शामिल होता है तो अंग्रेजों को जल्द से जल्द भगाया जा सकता है। शाहू महाराज ने क्या कहा? शाहू महाराज ने कहा कि आप ब्राह्मण लोग
मेरे सरी के राजा को सोचने नहीं देते, मेरी प्रजा का क्या करोगे? मेरी प्रजा तो बकरी समान है, मेरी प्रजा बकरी समान है। मैं राजा होने के बावजूद भी मुझे सोचने नहीं देते। इतने होशियार लोग हो ब्राह्मण लोग आप, मेरी प्रजा का क्या करोगे? जाओ जाओ, भेड़ के ग्रुप में मैं भेड़ियों को नहीं बेचता। शेर और बकरी की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। हो सकती है? गुड़ के ऊपर अगर चिट्ठी बैठ जाए तो वो गुड़ की रक्षा नहीं करता, बल्कि गुड़ को खत्म कर देता है। छत्रपति शाहू महाराज शामिल नहीं हुए। तीसरा उदाहरण, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो लाला लजपत राय विदेश गए बाबा साहब आंबेडकर को मिलने के लिए, और बाबा साहब आंबेडकर को कहा कि मिस्टर आंबेडकर, आप सरी का बुद्धिमान व्यक्ति, अछूत समाज के आप पहले व्यक्ति हो, विद्वान व्यक्ति हो जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हो। आप सरी के बुद्धिमान व्यक्ति अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो इस देश से अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि लाला जी, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे पढ़ने दीजिए, भारत में आने के बाद हम देखेंगे क्या करना है। और जब बाबा साहब आंबेडकर भारत में आए तो बाबा साहब आंबेडकर बहिष्कृत भारत नाम का एक पेपर निकालते थे। उस पेपर में अग्रलेख बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, एडिटोरियम टाइटल, और वो एडिटोरियम टाइटल क्या था? गुलामी में जिनकी हमें बातें सहन नहीं होती, आजादी में उनकी लातें खानी होगी। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 में पैदा हुए। और 9 जून 1900 में उनकी मृत्यु है। 25 साल का नौजवान। 1894 में जब उन्होंने उलगुलान इस देश में शुरू किया, बिरसा मुंडा का आंदोलन धीकू लोगों के विरोध में था। ये धीकू कौन थे? त्रिवर्णीय लोग थे, साहूकार लोग थे, जमींदार लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, जिन लोगों ने आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया, जिन्होंने जल जंगल जमीन उद्ध्वस्त करने का प्रयास किया। जो आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक है, साहूकारों ने उनकी जमीन छीन ली, हड़प कर ली। बिरसा मुंडा ने उलगुलान छेड़ा। अब अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी थी, मुंडा की भाषा, बिरसा मुंडा जी की भाषा मुंडारी थी। अंग्रेजों को मुंडारी नहीं आती थी और मुंडाओं को अंग्रेजों को मुंडारी नहीं आती थी और मुंडाओं को अंग्रेजी नहीं आती थी। बहुत खास बात बता रहा हूं, बहुत क्रिटिकल बात है, समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों को मुंडारी नहीं आती थी और मुंडा लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी। फिर लड़ाई कैसे हो गई भाई? है? कभी आप लोगों ने सोचा नहीं, लड़ाई कैसे हो गई? हमारे समाज को अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी ये अंग्रेजों की लैंग्वेज थी। हमारी मुंडारी है, संताली है, गोंडी है, हमारी अलग अलग लैंग्वेज है, वो अंग्रेजों को नहीं आती थी। लेकिन जो बीच में जो साहूकार लोग थे, जमींदार लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों को अंग्रेजी आती थी। और साहूकार और जमींदार लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने जो आदिवासियों की जमीन छीन ली थी, उनके विरोध में जो बिरसा मुंडा ने उलगुलान छेड़ा था, तो बिरसा मुंडा का कांटा कैसे निकाला जाए,
तो ब्राह्मणों ने बीच में जो इंटरप्रिटेशन किया अंग्रेजों के सामने कि बिरसा मुंडा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ है। अगर बिरसा मुंडा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे तो फिर क्रिश्चियन मिशनरी में उन्होंने स्कूल क्यों पढ़ी? चाईबासा में उनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हुआ। जो बातें बताई जा रही, ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों को मुंडारी नहीं आती थी और हमारे लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन बीच में जो जमींदार लोग थे, बीच में जो साहूकार लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, जो बनिया लोग थे, वो लोग अंग्रेजों के सामने अंग्रेजी में इंटरप्रेट करते थे। उन्होंने उनकी तरीके से इंटरप्रेट किया, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के अनुकूल इंटरप्रेट किया। इसीलिए हमारी लड़ाई अंग्रेज वर्सेस हम लोगों के बीच में हो गई, ब्राह्मण जैसे कि वैसे रह गए। इस वजह से हमारे लोगों का टकराव अंग्रेजों के साथ हुआ, अलग अलग जगह पर हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1858 का उठाव आजाद भारत का पहला उठाव करके हमें बताया गया, लेकिन 1855 में संथाल आदिवासियों का उठाव हुआ और 6 महीने तक संथाल आदिवासियों का आंदोलन चलता रहा। जिनको लिखने का अधिकार था उन्होंने इतिहास में नहीं लिखा क्योंकि हमारे समाज को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, ब्राह्मणों को अधिकार था। ब्राह्मणों ने 6 महीने चला हुआ संताल का विद्रोह लिखा ही नहीं। लेकिन दुनिया में कार्ल मार्क्स नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ, उन्होंने एक किताब लिखी मेक इन इंडियन हिस्ट्री, और उस किताब में संताल का 6 महीने का जो आंदोलन चला उस आंदोलन को उन्होंने दर्ज किया, लिखा। और वो आगे कहते हैं संतालों का आंदोलन इतना उग्र आंदोलन था कि अगर अंग्रेज इंटरफियर अगर नहीं करते, अंग्रेज अगर हस्तक्षेप नहीं करते तो शायद इस देश में ब्राह्मण बनियों की कत्लेआम हो सकती थी। जो बात आप लोगों को बताई जा रही, बहुत ही गंभीर बात आप लोगों को ये बातें बताई जा रही है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं ब्राह्मणों ने लिखे, हमारे लोग ने पढ़े। टीवी चैनल ब्राह्मणों के उन्होंने दिखाया, हमारे लोगों ने देखे। पेपर ब्राह्मणों के, हमारे लोगों ने पढ़े, वैसे सोचे। शरीर हमारा, मैं हर कार्यक्रमों में कहता हूं शरीर हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन ये अंदर जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन हमारा नहीं है। वो लोग निर्धारित कर रहे आपने क्या देखना चाहिए, वो लोग निर्धारित करते आपने क्या पढ़ना चाहिए, वो लोग निर्धारित करते आपने क्या लिखना चाहिए, वो लोग निर्धारित करते। 15 अगस्त को देश आजादी का प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन क्या हमारे लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी का अर्थ भी समझ में आया? क्यों नहीं आया उसका कारण बताता हूं। 15 अगस्त को वही गाने बजते हैं जो 26 जनवरी को बजते हैं। 15 अगस्त को वही रैलियां स्कूल में निकलती है जो 26 जनवरी को निकलती है। 15 अगस्त को टीवी पर वही पिक्चर भी दिखाते हैं, भारत पाकिस्तान, वही 26 जनवरी को दिखाते हैं, भारत वर्सेस पाकिस्तान। सारा कार्यक्रम एक सरी का ही चलाते हैं। 15 अगस्त को जो चलाते वही 26 जनवरी को चलाते। तो हमारे समाज को क्या अंतर समझ में आएगा? कोई समझ में आएगा अंतर? नहीं आएगा। टीवी हमारे पैसों से, केबल हमारे पैसों से, सेट टॉप बॉक्स हम लगाते हैं हमारे पैसों से। टीवी में क्या देखना चाहिए आप लोग निर्धारित नहीं करते। सिर्फ आपके पास अधिकार है, रिमोट हाथ में पकड़ो और चैनल चेंज करो।
टीवी पर क्या दिखाना है वो लोग निर्धारित करते हैं कि आपने देखकर क्या सोचना है। साथियों, ये जो आजादी का आंदोलन चला, ये आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था, ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था। इस वजह से क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। अब ब्राह्मण विदेशी है ये मैं कह रहा हूं, तो आपको मुझे प्रूफ देने होंगे। पहला प्रूफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें कहा ब्राह्मण विदेशी है। बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी आर्टिक्स होम इन द वेदास, उसमें कहा ब्राह्मण विदेशी है। गुरु गोलवलकर ने किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, उसमें कहा ब्राह्मण विदेशी है। राहुल संस्कृतैन ने किताब लिखी वोल्गा टू गंगा, वोल्गा नदी रशिया में है, गंगा भारत में है, रशिया से ब्राह्मण भारत में कैसे आए, उसने किताब लिखी ब्राह्मण विदेशी है। और 21 मई 2001 में डीएनए के द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि ब्राह्मण विदेशी है और एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी इस देश के मूल निवासी है। और इस मूल निवासी लोगों में अलग अलग पहचान है। आदिवासी नाम की पहचान है जिनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया, अछूत नाम की पहचान है, ब्राह्मणों की वजह से पहचान बनी जिनको शेड्यूल कास्ट कहा गया, शूद्र नाम की पहचान है जिनको ओबीसी कहा गया, अदर बैकवर्ड क्लास। और इन एससी एसटी ओबीसी के जो लोग थे जिन्होंने ब्राह्मण धर्म पर लात मारी, जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, स्त्री दासता, अछूत, आदिवासियों का अलगीकरण, उच्च नीचता, ऐसे धर्म को जिन्होंने लात मारी वो सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए, सरना धर्म बन गए। किसी ने गोंडी धर्म स्वीकारा, किसी ने कोया पुनेम धर्म स्वीकारा। तो ये डीएनए के आधार पर हम एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लोग जो है वो हम लोग मूल निवासी है। मूल निवासी क्या है? ये हमारा रेस है। हम लोग भारत के मूल निवासी लोग हैं, पहचान हमारी अलग अलग है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट आदिवासी नहीं है, ओबीसी आदिवासी नहीं है। बहुत खास बात बता रहा, हम लोग मूल निवासी है, पहचान हमारी अलग अलग है। जिनके साथ अछूत का व्यवहार हुआ उनको संविधान ने शेड्यूल कास्ट की पहचान दी, अछूत हमारी कोई पहचान नहीं थी। जिनको ब्राह्मणों ने शूद्र कहा, ऐसे ओबीसी के लोग थे, उनको संविधान ने ओबीसी नाम की पहचान दी। आर्टिकल 340 में शेड्यूल कास्ट को 341 में पहचान दी। शेड्यूल कास्ट जिनको चांडाल, अछूत, और जो लोग इस ब्राह्मण धर्म का चेहरा भी देखना पसंद नहीं किया और जंगल की ओर चले गए, जिन्होंने अपनी कला, सभ्यता, संस्कृति, पहचान बरकरार रखी, और जो लोग नेचर को अपना भगवान मानते, नेचर को अपना सब कुछ मानते, जो प्रकृति पूजक है, जिन्होंने सही मायने में अपनी कला, सभ्यता, संस्कृति को बचा कर रखी, जिनमें ट्राइबल ट्रेड है, डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, टेरिटोरियल पोजीशन है, उनको भारत में आदिवासी कहा गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन काल में, यानी आर्य आने के पहले गण व्यवस्था थी। गण व्यवस्था में जाति नहीं थी, गण व्यवस्था में धर्म नहीं था, गण व्यवस्था में उच्च नीचता नहीं थी, गण व्यवस्था में कोई शासक नहीं था, कोई शोषित नहीं था, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। गण व्यवस्था में हम लोग एक समान लोग थे और कोई गरीब और अमीर नाम का कोई कार्यक्रम नहीं था। तब हम लोग एक ही वंश के लोग थे, लेकिन ब्राह्मणों की आक्रमण की वजह से 3 भाई अलग अलग हो गए। जो जंगल की ओर चले गए आदिवासी, जो गांव के बाहर रहे अछूत,
शेड्यूल कास्ट और जो गांव में ही रहे उन्होंने सोचा, साला एक ने विरोध किया तो जंगल की ओर चला गया, दूसरे ने विरोध किया तो साला अछूत का व्यवहार किया उसके साथ में, गांव के बाहर रहना पड़ा उनको। तो तीसरे भाई ने सोचा कि साला अगर हम भी विद्रोह करेंगे तो न जाने हमें नरक में किस जगह भेजेंगे ये लोग। तो इसलिए वो लोग उनके साथ में गांव में रहना पसंद किया, ओबीसी बन गए। 15 किलोमीटर में शब्द बदल जाते हैं, 50 किलोमीटर में खान पान बदल जाता है, 100 किलोमीटर में बोली भाषा बदल जाती है। इसलिए तो मैं महाराष्ट्र का बंगाली नहीं बोल सकता। ये नेचर का सिद्धांत है, ये ज्योग्राफिकली सिद्धांत है। मैं बंगाली क्यों नहीं बोलता, या बंगाल के लोग मराठी क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 15 किलोमीटर में शब्द बदल जाते हैं, 50 किलोमीटर में खान पान रहन सहन बदल जाता है, 100 किलोमीटर में लैंग्वेज बदलना शुरू हो जाती है। बंगाल का ही लोग, आपके तरफ जो बंगाली बोली जाती है, अगर आप जलपाईगुड़ी जाओ, दार्जिलिंग जाओ, अलग बंगाली बोलेंगे, कलकत्ता जाओ अलग बंगाली बोलेंगे, बंगाली लेकिन अलग अलग टाइप की, साउथ में अलग बोलेंगे, नॉर्थ में अलग बोलेंगे, ईस्ट में अलग बोलेंगे, है या नहीं? महाराष्ट्र में भी वही है, महाराष्ट्र की मराठी है, लेकिन कोकण है, खानदेश है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, अलग अलग मराठी। मराठी सेम ही है, लहजा बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, टोनिंग बदल जाती है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाते हैं। अगर एक समूह हजारों साल पहले जंगल की ओर खदेड़ दिया, जिसका गांव के बाहर और गांव के अंदर रहने वाले लोगों से हजारों साल संपर्क नहीं रहा, तो फिर तो बहुत कुछ बदलेगा भाइयों, बहुत कुछ बदलेगा ना। इसीलिए हमारी जो पहचान है वो इस प्रकार से हमारी पहचान बनी। जाति हमारी पहचान नहीं है, जाति ब्राह्मणों का हथियार है हमको गुलाम बनाने का। ब्राह्मणों में जाति नहीं है, ब्राह्मण जात ब्राह्मण, वर्ण ब्राह्मण, कर्म ब्राह्मण, धर्म ब्राह्मण, जात ब्राह्मण, वर्ण ब्राह्मण, कर्म ब्राह्मण, धर्म ब्राह्मण। हमारा जात अलग होती है, कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब होता है, धर्म अलग होता है। ब्राह्मण का धर्म ब्राह्मण, वर्ण ब्राह्मण, कर्म ब्राह्मण, जात ब्राह्मण, ब्राह्मण डिवाइड नहीं है। हमारे एक जाति में 1250 जाति घुसेड़ दी, लेकिन ब्राह्मण 3.5% है। और भारत में ब्राह्मणों ने जो जातियां बनाई, शेड्यूल ट्राइब में 850 जाति, शेड्यूल कास्ट में 1700 जाति, ओबीसी में 3743 जाति। हमारी 6743 जातियां निर्माण की, और खबरदारी रखी ब्राह्मणों ने कि कोई भी जाति ब्राह्मण के जाति से संख्या में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भारत में आदिवासियों की कोई भी जाति 1% भी नहीं है, ओबीसी की कोई भी जाति 1% भी नहीं है, शेड्यूल कास्ट की कोई भी जाति 1% नहीं है, लेकिन ब्राह्मण 3.5% है, 3.5% है। ऐसा क्यों किया? ताकि कोई जाति इकट्ठा होकर भी अगर लड़ाई लड़े तो भी ब्राह्मणों का मुकाबला नहीं करना चाहिए। और हमारे समाज के जो लोग हैं जातियों का संगठन बनाकर काम करते हैं, और जाति ये ब्राह्मणों का हथियार है। अब आप ही बताइए, अब जाति ब्राह्मणों का हथियार है और हमारे लोग जाति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जाति का संगठन बनाकर काम कर रहे हैं, और जिस जाति का काम कर रहे हैं वो जाति पूरे भारत में 1% भी नहीं है। मुझे कोई भी जाति बता, 15 साल से यही काम है मेरा, कोई भी जाति बता। जो बातें आपको बताई जा रही, इतनी गंभीर बातें हैं। इसीलिए इस देश में अल्पसंख्य ब्राह्मण आज बहुसंख्य बनकर राज कर रहे हैं। उसके 2 कारण हैं, पहला विभाजन और दूसरा अज्ञानता।
विभाजन से उनका षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। पहला विभाजन वर्ण व्यवस्था शूद्र अतिशूद्र बनाया, दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था 6743 जातियों के टुकड़े बनाए, तीसरा विभाजन अछूत सछूत, चौथा विभाजन उच्च नीचता, पांचवा विभाजन स्त्री दास्ता महिलाओं को गुलाम, छठवां विभाजन एक समूह को जंगल की ओर खदेड़ दिया आदिवासी, जो शिक्षा ज्ञान विज्ञान कंप्यूटर ज्ञान ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम दूरसंचार साधनों से दूर रहा, वंचित रहा, जिनके ब्रेन का अभी तक सिविलाइजेशन नहीं हुआ, जो अभी भी सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोग पहली बार बात सुन रहे होंगे, उनको लग रहा होगा ये प्रेम कुमार घेड़ाम जो बातें बता रहा है ये तो हमने किसी किताब में पढ़ी तो नहीं। कैसे पढ़ोगे? अगर ब्राह्मणों की लिखी हुई किताबें पढ़ोगे तो आपको कहां से मिलेगा ये लिटरेचर? हमारे पास जानकारी कहां से आई? हमारे महापुरुषों ने जो लिखा वो हमने पढ़ा। हमारे समाज के लोगों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने जो लिखा वो पढ़ा। ये अंतर है मेरे में और बाकी लोगों में। इसीलिए जो आजादी हम लोगों को बताई जा रही है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, ये हमारी आजादी नहीं थी, ये आजादी ब्राह्मणों की आजादी थी। अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। और एक उदाहरण बताना चाहता, अगर इस देश में गांधी जी अगर सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो जब संविधान सभा का चुनाव आया तो गांधी जी ने आदिवासी को टिकट क्यों नहीं दी? गांधी जी ने ओबीसी को टिकट क्यों नहीं दी? गांधी जी ने आदिवासी को टिकट नहीं दी, ओबीसी को टिकट नहीं दी। गांधी जी कह रहे सबके आजादी का आंदोलन, संविधान सभा का मामला, अधिकार मिलने का मामला, अधिकार लेने का मामला, और एक भी आदिवासी को टिकट नहीं। कितने लोग जानते हैं यहां पर बैठे हुए? एक भी आदिवासी को टिकट नहीं। हमारे आजादी का आंदोलन होता तो ना गांधी जी देखता। हमारे जब आजादी का ही आंदोलन नहीं है तो गांधी जी टिकट कहां से देगा? वो तो ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन था। 9 जून 1900 में जब क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की जेल में मृत्यु हुई, उसके बाद में इस देश में आदिवासियों का कौन सा नेता था हमारा जो हमारी लड़ाई लड़ रहा था? मुझे नाम बताओ। कोई नेता था? बिरसा मुंडा के बाद में कोई नेता था? सोच कर बताओ, विचार करके बताओ। जो बंगाल के लोग ये क्रांतिकारी लोग हैं। मुस्लिम लोगों ने, नमोशूद्राय लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर को चुनकर भेजा। जिन लोगों ने चुनकर भेजा, आज ब्राह्मण उन मुसलमानों को कहते हैं आतंकवादी है। जिन नमोशूद्राय ने चुनकर भेजा उनको कहते हैं घुसपैठिया है। और ये किसके दिमाग में डाला? ओबीसी और आदिवासी के दिमाग में डाल दिया। मुसलमान आतंकवादी है, नमोशूद्राय घुसपैठिया है, ये दिमाग में डाला। आज भी हमारे लोग विरोध करते रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण विदेशी है ये किसी को एहसास होता है? ब्राह्मण सबसे ऊपर है किसी को एहसास होता है? हो ही नहीं रहा है। विभाजन उनका सबसे बड़ा हथियार, जिस वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और अज्ञानता की वजह से उनका षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। हम पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन जागरूक नहीं है। पढ़ा लिखा होना अलग बात है, जागरूक होना अलग बात है। इसीलिए जागृति के अभियान इस देश में हम लोग चला रहे हैं, ताकि हमारे समाज को पहले जागरूक किया जाए, जगाया जाए, उनको जानकार बनाया जाए। बंगाल में 4 जिला से बाबा साहब आंबेडकर चुनाव जीत कर गए। खुलनार, जसोर, यानी फजलुल हक की जो प्रजादर्शक पार्टी थी, 2 कैबिनेट मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल और मलिक,
जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब आंबेडकर को चिट्ठी लिखी और बाबा साहब को कहा बंगाल आइए। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपना खुद का इस्तीफा दिया और बाबा साहब आंबेडकर को चुनाव में खड़ा किया कि मेरा नहीं, आपका जाना बहुत जरूरी है उधर संविधान सभा में। इतना त्याग कोई करता है क्या? नहीं करता है। 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, खुलनार, जसोर, फिरोजपुर, बोरीशा। खुलनार, जसोर, फिरोजपुर, बोरीशा। जिन 4 जिला से चुनाव जीतकर बाबा साहब आंबेडकर गए, वो 4 जिले गांधी ने पाकिस्तान को दे दिए। पूर्व पाकिस्तान, आज बांग्लादेश में है वो 4 जिले, पाकिस्तान को दे दिए। अब क्या हुआ? वो 4 जिले पाकिस्तान में देने की वजह से सदस्यता पाकिस्तान चली गई, शरीर भारत में रह गया। गांधी जी ने बाबा साहब आंबेडकर को कहा कि मिस्टर आंबेडकर, अगर आपको संविधान अगर लिखना ही है तो पाकिस्तान का लिखिए। शरीर भारत में, सदस्यता पाकिस्तान में। अगर आपको संविधान ही बनाना है तो पाकिस्तान का बनाइए। ये गांधी जी ने प्लान बनाया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने पहले ही कहा था कि मिस्टर आंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। आपको क्या लगा कि बाबा साहब आंबेडकर क्लर्क थे, बाबू थे, जो लिखने का काम कर रहे थे और संविधान लिख दिया? ऐसे ही हुआ संविधान है? जैसे कारकुन होता है किसी ऑफिस में, टेबल संभालता है और लिखने का काम करता है, ऐसे थे क्या बाबा साहब आंबेडकर, जो लिख दी किताब और बन गया संविधान? ये संघर्ष है भाई, उसके पीछे ये लड़ाई है, ये आंदोलन है। साथियों, जब बाबा साहब आंबेडकर जिन 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, क्राइटेरिया क्या था? बहुत सारे लोगों ने भारत विभाजन के बारे में बहुत सारी बातें कही। गांधी जी की वजह से भारत का विभाजन हुआ, कितने लोग जानते हैं? हमें अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसलिए बाबा साहब आंबेडकर की सदस्यता खत्म कर दी थी। ये कितने लोग जानते हैं? ये समस्याएं जो आप लोगों को बताई जा रही। क्राइटेरिया का क्या था? क्राइटेरिया था भारत विभाजन जब हुआ तो पाकिस्तान कौन जाएगा, भारत में कौन रहेगा, क्राइटेरिया निर्धारित किया। क्या था? जहां पर 51% हिंदू होंगे वो एरिया भारत में रहेगा। बाबा साहब आंबेडकर जिन 4 जिला से चुनाव जीत कर गए थे, वहां पे 71% हिंदू थे, वो एरिया भारत में रहना चाहिए था। लेकिन षड्यंत्र करके सदस्यता को खत्म करने के लिए गांधी जी ने पाकिस्तान को दे दिया। और प्रचार में क्या कहा? मुसलमानों की वजह से विभाजन हुआ, ताकि आपके दिमाग में मुसलमान विरोधी भावनाएं निर्माण कर सके, ताकि आप और मुसलमान लड़ते रहे और ब्राह्मण सिर्फ राज करता रहे। आप इधर झगड़ते रहो, वो राज करता रहेगा। इसलिए हजारों झगड़े निर्माण किए हमारे समाज में। पुतला तोड़ देता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। घर जला देता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारी बहू बेटियों की अन्य अत्याचार करता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। किसी को कहता है असली आदिवासी है, किसी को कहता है नकली आदिवासी है, झगड़ा शुरू हो जाता है। हम इधर झगड़ते रहते, वो उधर राज करते रहता है। बाबा साहब आंबेडकर ने ऐलान किया कि मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा जो हमें संवैधानिक सुरक्षा ना दे, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड ना दे। तब जाकर बाबा साहब आंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। जब बाबा साहब आंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया तो बाबा साहब आंबेडकर ने टोटल आर्टिकल 395 लिखी। उनमें से 65 आर्टिकल SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लिए लिखी।
संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन शासक जो है वो हमारे समर्थन में नहीं है और ना ही हमारे वंश का है। बहुत सारे देश गुलाम थे, आजाद हुए, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे देश गुलाम थे, आजाद हुए, प्रगति हो रही है। भारत भी गुलाम था और कहा जाता है आजाद हुआ, हमारी प्रगति क्यों नहीं हुई? बाकी के देश की प्रगति क्यों हो रही है? जापान जिसकी हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 शहर खत्म कर दिए, फिर भी प्रगति पर है जापान। क्यों है जानते हो? क्योंकि दुनिया में प्रजा भी वही वंश की है और राजा भी वही वंश का है। भारत में प्रजा मूल निवासी है और राजा विदेशी है। इस वजह से हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई है। वो हमको यूनाइट होने ही नहीं देता, वो हमको इकट्ठा होने ही नहीं देता। जैसे ही हमारे लोग इकट्ठा हो जाते, वो कुछ ना कुछ कान मंत्र हमारे लोगों के बीच में लाकर डाल देता है। आज ये ट्रेनिंग कैंप था, अभी कार्यक्रम में तब्दील हो गया। मुझे लोगों कार्यकर्ताओं ने बताया कि बहुत सारे जो ब्राह्मणों के पार्टियों में काम करते हैं हमारे लोग, वो बार बार पूछ रहे थे, बोले कि कल कौन सा कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, क्यों जा रहे हो आप लोग? वो चाहते ही नहीं कि हमारे समाज का विकास हो। क्यों नहीं चाहते? अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिल जाएगी तो आपका विकास हो जाएगा। विकास होगा तो सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्धारण आप कर सकते हो। कल तक आप दूसरों को राजा बना रहे थे, अगर आपका विचार बदल गया तो आप खुद सोच सकते हो कि मैं भी राजा बन सकता हूं। तो जो ऑलरेडी किसी दल में राजा बना हुआ है, वो चाहता है कि उसकी प्रजा का विकास हो। वो तो चाहेगा कि उसका बेटा राजा बने, वो तो चाहेगा कि उसका पोता राजा बने। इसलिए बाप सांसद होता है, बेटा विधायक बन जाता है, उसकी बहू जो है सभापति बन जाती है और लाइन में वो लोग खड़े रहते हैं बनने के लिए। और हमारे लोग सिर्फ देने का काम करते हैं, वोट बटन दबाने का काम करते हैं। जो बातें आपको बता रहे हैं, इसलिए हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा समाज जागरूक नहीं है। इसलिए जगाना सबसे बड़ा अभियान है। एक बार अगर समाज जाग गया तो फिर इस समाज को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि इस देश में आदिवासियों ने 1250 लड़ाइयां लड़ी है। हम लोग भागने वाले लोग नहीं, भिड़ने वाले लोग हैं। और ये बात ब्राह्मण अच्छी तरीके से जानता है कि जिस समाज ने 1250 लड़ाइयां लड़ी, वो 3.5% ब्राह्मणों की चटनी भी कर सकता है अगर वो इकट्ठा हो जाए तो देश भर में। इसलिए वो होने नहीं देता। जातिगत राजनीति करता है, जाति का गर्व भाव महसूस करता है और हम लोग उसी में रह जाते हैं और हमारा सत्यानाश हो जाता है। संविधान हमारे समर्थन में चलाने वाले लोग हमारे नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान मैं कितना भी अच्छा बनाया हूं, लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर सही नहीं रहेंगे तो ये संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। उन्होंने कर दिया बेकाम। अभी क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? संविधान अभी पुराना हो चुका है, अभी नया निर्माण करना पड़ेगा। नया क्या? वो मनुस्मृति लाने वाले। आप लोगों ने कभी तो सोचा ही नहीं। फिर आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, बात तो सही है, 74 साल हो गए, अभी तो पुराना हो गया, चलो नया बनाते हैं। भाई नई टेक्नोलॉजी है, नया बनाते हैं। लेकिन कभी आप लोग ये सोचते हो कि जो संविधान बनाया गया है तो 74 साल में संविधान पर कितना अमल किया गया? यह सवाल कभी खुद को पूछा आपने? यह सवाल कभी विधायक सांसद को पूछा कि कितना अमल किया गया? कांग्रेस ने 55 साल राज किया, कितना अमल किया? बीजेपी ने 18-19 साल राज किया, कितना अमल किया?
बंगाल में 25 साल कांग्रेस ने राज किया, कितना अमल किया। कम्युनिस्टों ने 34 साल राज किया, कितना अमल किया। टीएमसी ने 10 साल राज किया, कितना अमल किया। नहीं, ये सवाल मत पूछो कितना अमल किया, ये सवाल मत पूछो। ब्राह्मण सोचता है कि अमल करने के लिए थोड़ी ना हम लोग राजा बनेंगे, साला अमल करेंगे तो ये समाज का विकास हो जाएगा। अगर ये समाज का विकास होगा तो इनकी संख्या ज्यादा है, साला इनकी संख्या ज्यादा है तो वोट भी ज्यादा है। ब्राह्मण सोच रहा है इनकी संख्या ज्यादा है, अगर ये सही और गलत का फैसला करने लायक बन जाएंगे तो वोट भी ज्यादा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा विकास एवं कल्याण नहीं करते। हमें बुद्धिमान वो लोग नहीं बनाते ताकि हमारे समाज में और पीढ़ी दर पीढ़ी गधे पैदा होते रहे। कौन से गधे? सिर्फ नाम पढ़ने लायक गधे, सिर्फ उनको नाम पढ़ने, किताब पढ़ने, कुछ पढ़ने लायक आए, बस उसका इंटरप्रिटेशन समझ में ना आए, वो तर्क करने लायक ना हो। इसलिए तो क्लास 1 से लेकर 8वीं तक एग्जाम खत्म कर दी राइट टू एजुकेशन में, मिड डे मील शुरू कर दिया। अब बच्चा प्लेट लेकर स्कूल में जाता है, जब वो स्कूल में जाता है तो उसका ध्यान खाने की तरफ रहता है, पढ़ाई की तरफ थोड़ी रहता है। वो यही सोचते रहता है खिचड़ी कब बनेगी, कब मुझे मिलेगी और कब मैं खाऊंगा। पहला जमाना था टीचर को देखते ही बच्चा सीधा ही हो जाता था। एग्जाम खत्म कर दी, खाने का प्रोग्राम घर में शुरू किया, जैसे हमारे लोग बच्चे को पैदा करते हैं और उसको खाना भी नहीं खिलाते। ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर माँ बाप ने बच्चा पैदा किया है तो उसको खाना भी देता है, कपड़े लत्ते भी देता है, उसके लिए लगे तो ज्यादा मेहनत करेगा लेकिन देता है। सरकार ने कहा नहीं, खाना अभी उसको सरकारी स्कूल में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान जो है बचपन से ही उधर रहे, पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान ना रहे। पढ़ाई की तरफ ध्यान रहेगा तो मेरिट डेवलप होगा। अगर मेरिट डेवलप हुआ और गलती से इनमें से कोई एक व्यक्ति बन गया तो ये तो साला हमारे लिए संकट बनेगा। तो वो लोग खबरदारी लेते हैं, सब कुछ बने चलेगा, ये इनमें से कोई एक व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। गलती से बिरसा मुंडा फिर से तैयार हो गया तो कोई खबरदारी लेते हैं। इसलिए संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन अमल करने वाले लोग हमारे नहीं हैं। आजाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटा दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और उसने ऐसे कानून बनाए, विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में। विधेयपालिका कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, बीजेपी ब्राह्मणों का दल, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों का दल। कांग्रेस निर्माण हुई 28 दिसंबर 1885 में। उस कांग्रेस में डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार नाम का ब्राह्मण कांग्रेस का महाराष्ट्र विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था। उसने 1925 में आरएसएस बनाई। जब आरएसएस बनाई तब कांग्रेस में ही था 1935 तक, मतलब कांग्रेस ने ही एक आदमी फ्री किया आरएसएस बनाने के लिए। उस आरएसएस में इस बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने 1951 में जनसंघ बनाया और उसी जनसंघ का नाम 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी रखा। यानी कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने बीजेपी बनाई। रिश्तेदारी में क्या हुई? कांग्रेस दादी, बीजेपी उसका लड़का, कांग्रेस दादी, आरएसएस उसका लड़का, बीजेपी कांग्रेस का पोता। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 18-19 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। जिनको आप अपना नेता कहते हो वो क्षेत्रीय नेता बना दिए,
मायावती मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार जीताराम मांझी लालू प्रसाद यादव बिहार तक सीमित कर दिए, शिबू सोरेन अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित कर दिए, छोटूभाई वसावा गुजरात तक सीमित कर दिया, प्रकाश आंबेडकर रामदास अठवले शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया। जिनको आप एससी एसटी ओबीसी के लोग अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए, उसके आगे जाकर जाति के नेता बन गए। मायावती चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादव का नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, जीताराम मांझी मुसर का नेता, लालू प्रसाद यादव यादवों का नेता, शिबू सोरेन संताल का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडाओं का नेता, छोटूभाई वसावा भील का नेता, शरद पवार मराठों का नेता, रामदास अठवले प्रकाश आंबेडकर महारों का नेता, हमारे नेता क्षेत्रीय नेता, हमारे नेता जाति के नेता, ब्राह्मण देश का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, अडवाणी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, हमारे नेता क्षेत्रीय नेता, हमारे नेता जाति के नेता। विधेयपालिका समझा रहा हूं, जो विधायक और सांसद हम लोग चुनकर भेजते हैं ना, वो हमारे विकास एवं कल्याण के निर्णय लेते हैं। वहां पे निर्णय लेने की प्रक्रिया में हम लोग हमारे लोगों को भेजते, प्लान बनाने की प्रक्रिया में भेजते। एक जाति का नियंत्रण विधेयपालिका में ब्राह्मणों का, हमारे नेता क्षेत्रीय नेता, हमारे नेता जाति के नेता, ब्राह्मण देश का नेता। विधेयपालिका में जो विधेयक पारित होते कार्यपालिका में आते, 72% आईएएस अधिकारी ब्राह्मण तथा तत्सम उच्च जाति के हैं। कार्यपालिका में आईएएस मतलब जो जिला के सीओ और कलेक्टर होते हैं वो आईएएस होते। रिजर्वेशन आरक्षण की लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने लड़ी, ओबीसी के लोगों ने लड़ी, महाराष्ट्र के मराठों ने लड़ी, गुजरात के पटेल ने लड़ी, हरियाणा के जाट ने लड़ी, राजस्थान के गुर्जर ने लड़ी, बिहार के मल्लाओं ने लड़ी और हमारे लोग शहीद हुए। ब्राह्मण ने एक लकड़ी भी नहीं उठाया, 10% रिजर्वेशन दे दिया। पहले से 72%, अभी 10% होता है 82%। संख्या कितनी है? 3.5%। संविधान क्या कहता है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ब्राह्मण 3.5% है तो उनको 3.5 मिलना चाहिए। अब 82% रिजर्वेशन ब्राह्मणों का, और आपके कान में क्या घुसाड़ते हैं? ओबीसी के कान में। ओबीसी को कहते हैं तुम्हारी नौकरियां एससी एसटी के लोग चुरा रहे। एससी एसटी ओबीसी के कान में क्या घुसाड़ते? मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है भाई मुसलमान? क्या मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने उच्च नीचता लाई? क्या मुसलमानों ने अछूत पैदा किया? क्या मुसलमानों ने स्त्रीदासता लाई? क्या मुसलमानों ने रिजर्वेशन खत्म किया? मुसलमानों ने निजीकरण लाया? क्या मुसलमान डिपार्टमेंट बेच रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? क्या मुसलमानों की वजह से किसानों की समस्या हुई? क्या मुसलमानों की वजह से आदिवासियों की 5वीं 6वीं अनुसूची अभी तक अमल नहीं की? इन सारे सवालों के जवाब नहीं है। मेरे पास 1000 की लिस्ट है, हजारों बिंदु की लिस्ट है। एक भी काम मुसलमानों ने हमारे विरोध में नहीं किया। हमारे कान में बताता है मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, बोलता है वो आतंकवादी है। आदिवासियों को नक्सलवादी करके मारते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी करके मारते हैं। जो बातें आपको बताई जा रही, न्यायपालिका तीसरा पिलर लोकतंत्र का देश चलाने की यंत्रणा, न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में। सुप्रीम कोर्ट के 98% जज ब्राह्मण, 36 में से 33 जज ब्राह्मण है। हाई कोर्ट के, ऑल इंडिया में हाई कोर्ट के 600 जजेस होते हैं, 18 जज एससी ओबीसी माइनॉरिटी के और 582 जज ब्राह्मण है इस देश में हाई कोर्ट के। और हाई कोर्ट का 74 साल हो गए तथाकथित आजादी को, आदिवासी का अभी तक हाई कोर्ट का जज नहीं बना। मामला समझ में आ रहा है? इतना गंभीर मामला है। चौथा पिलर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में।
सारे टीवी चैनल ब्राह्मणों के, प्रिंट मीडिया में सारे वर्तमान पत्र ब्राह्मणों के, ट्रेडिशनल मीडिया में सारे महाराज संत महात्मे जो अभी बने हुए हैं आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के, सारे ब्राह्मणों के। वोकल मीडिया में हम लोग 4,500 बोली भाषा बोलते हैं, हमारी बोली भाषा को मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा लिखता है, उसको मान्यता है। ये जो देश चलाने की यंत्रणा है आज एक जाति के नियंत्रण में चली गई। दुनिया में जाति नहीं है, भारत में जाति है, तो जाति को छोड़कर विश्लेषण करोगे आप लोग हैं? जाति को छोड़कर विश्लेषण करोगे? ब्राह्मण जाति खत्म करने वाला नहीं है। किसी भी ब्राह्मण को जाकर, समझदार ब्राह्मण को जाकर सवाल पूछो, आपको जाति चाहिए या भगवान चाहिए, तो वो कहेगा जाति चाहिए। भगवान तो ब्राह्मण पैदा कर रहा है ना, वो कहेगा जाति चाहिए। जाति रहेगी तो वर्ण व्यवस्था जीवित रहेगी, वर्ण व्यवस्था जीवित रहेगी तो ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा और हम उसके नीचे रहेंगे। भगवान को तो ब्राह्मण पैदा करता है ना। देवाधीनस्थ जगत सर्वदा तेचि देव मंत्राधीनच्च तेचि मंत्र ब्राह्मणाच्च तस्माच्च ब्राह्मण देवता। मतलब क्या है? ये सृष्टि देवों के अधीन है, इसका अर्थ होता है ये सृष्टि देवों के अधीन है, देव मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण भगवान है। क्या करोगे आप उसका? है क्या कर लोगे आप? उसको डर नहीं लगता है। किसी मंदिर में जाओ, सौदेबाजी करता है, पास से दर्शन लेना है, पास से दूर से लेना है तो 1,001। भगवान आगे बैठा हुआ है, सौदेबाजी कर रहा है, और थोड़ा पास से लेना है भगवान से 2,001। डायरेक्ट टच करना है, बस 5,001 दे दो, डायरेक्ट भगवान को टच करके आ जाए। कभी आप गए ना जगन्नाथपुरी? महाराष्ट्र में पंढरपुर है, अलग अलग राज्य में जो मंदिर है उनके जाओ, भगवान आगे बैठा हुआ है, पंडित सौदेबाजी कर रहा है। क्यों? क्योंकि पंडित जानता है मैंने ही उसको बनाया है, तो मैं उसको डरूं या वो मुझे डरेगा? जो बात आपको बताए साथियों, इस देश में एक जाति का नियंत्रण इस लोकतंत्र के ऊपर होने की वजह से हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई। संविधान में अधिकार है, लेकिन आज हमारी हजारों समस्याएं इस देश में निर्माण हुई। 65 आर्टिकल्स बाबा साहब आंबेडकर ने हमारे समर्थन में लिखे, और संविधान में और एक संविधान आदिवासियों को बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा। वो क्या है? आर्टिकल 244, यह आदिवासियों के लिए संविधान में और एक संविधान है। आर्टिकल 244 क्या है? 244(1) में लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची। आर्टिकल 244(2) में लिखा है 6वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्या है? 5वीं अनुसूची स्वायत्त शासन, सेल्फ गवर्नेंस। 6वीं अनुसूची क्या है? 6वीं अनुसूची मालकियत का अधिकार, सेल्फ ओनरशिप। 2 अधिकार है संविधान में और एक आदिवासियों का संविधान। 5वीं अनुसूची का अर्थ क्या है? भारत सरकार से 1 रुपया आदिवासी को मांगने की जरूरत नहीं है, आदिवासी अपना राज खुद बनाएगा। आदिवासी अपना राज खुद चलाएगा, भारत सरकार से रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। यह है स्वायत्त शासन, खुद चलाएगा। मतलब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री 5वीं अनुसूची में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लोकसभा विधानसभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती, डायरेक्ट राष्ट्रपति। बहुत खास बात बता रहा हूं, स्वायत्त शासन, राष्ट्रपति जो है वो इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। स्वायत्त शासन यानी स्कूल का निर्माण आदिवासी कर सकता है, रोजगार का निर्माण आदिवासी कर सकता है, डिपार्टमेंट का निर्माण आदिवासी कर सकता है, रोजगार का निर्माण आदिवासी कर सकता है,
हमारी खुद की पंचायत होगी, जैसे भारत सरकार की लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। हमारी पंचायत होगी, गांव गांव में पंचायत होगी। हमारा वाद विवाद पुलिस स्टेशन या किसी कोर्ट में नहीं जाएगा, हमारा वाद विवाद पंचायत में जाएगा। अगर पंचायत से नहीं सुलझा तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में जाएगा, जनजाति सलाहकार परिषद में। अगर उससे भी नहीं छूटा तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील कर सकते हैं। भारत देश की एक यंत्रणा है, हमारी खुद की एक यंत्रणा होगी जो भारत सरकार के अधीनस्थ होगी, एटोनॉमस होगी। यूनिवर्सिटी जो होती है वो एटोनॉमस होती है, लेकिन पगार तो सरकार देता है ना। स्वायत्त है लेकिन सरकार के अधीन है, सरकार के नियंत्रित है। ये स्वायत्त शासन का अधिकार है। पश्चिम बंगाल में 6% आदिवासी निवास करते हैं। ये झारग्राम में जहां पर कार्यक्रम हो रहा है ये आदिवासी बहुल एरिया है। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में अभी तक अनुसूची 5 लागू ही नहीं हुई। ये पश्चिम बंगाल में अभी तक लागू नहीं हुई। सोलह विधानसभा सीटें रिजर्व है। सही कह रहा हूं या गलत? बंगाल में 16 सीटें है ना रिजर्व आदिवासियों की। 5वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं। आपने 25 साल कांग्रेस को राजा बनाया, 34 साल कम्युनिस्टों को राजा बनाया, 10 साल टीएमसी को राजा बनाया। ब्राह्मणों की संख्या बंगाल में 1.8%, हम आदिवासी 6%, शेड्यूल कास्ट 22%, ओबीसी 40%, मुसलमान 30%। हमारी संख्या ज्यादा, राजा ब्राह्मण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हम एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों में भाईचारा है ही नहीं। वो भाईचारा बनने देता ही नहीं और आप लोगों ने भी बनाने का प्रयास किया नहीं। भाईचारा से क्या होता है इसका अनुभव आपको नहीं। भाईचारा से क्या होगा, हम लोग आजाद होंगे, राजा बनेंगे, ये बात आपके समझ में आती नहीं। और जो समझाने के लिए आता है उसकी बात को समझते नहीं। इतना मामला फंसा हुआ है। हम समझा रहे हैं, समझते नहीं। जिनको समझ में आता है वो करता नहीं, घर से बाहर जाता नहीं, दूसरों को बताता नहीं। जो भी मेरे पास सुना वो अपने ही दिमाग में रखता है। तो एक लोहे को बाहर रख दो और 1-2 बारिश होने दो, हाँ, तो जंग नहीं चढ़ेगा। इधर से लेते हो, इधर ही रखते हो, दूसरों को बताते नहीं हो, फिर 2 महीने निकल जाते, फिर 6 महीने निकल जाते, इधर भी जंग लग जाता है। जो मेरा सुना था वो भी गायब हो जाता है। फिर और आते हो कार्यक्रम में। जो मामला बता रहा, अब भारत सरकार से आदिवासियों को 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है, तो आदिवासी अपना राज कहां से चलाएगा? राज चलाने के लिए पैसा चाहिए, कहां से लाएगा पैसा? तो जिन्होंने संविधान बनाया उनके सामने सवाल खड़ा हुआ है कि अगर आदिवासी खुद का राज बनाएगा और बनाने के लिए पैसों की जरूरत है, अगर भारत सरकार से उसको रुपया नहीं लेना है तो पैसा कहां से लाएगा? तो संविधान में लिखा गया 6वीं अनुसूची, पैसा कहां से आएगा? 6वीं अनुसूची से। 6वीं अनुसूची क्या है? सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ ओनरशिप, मालकियत का अधिकार। उसमें लिखा जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा। जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं उस क्षेत्र में 90 प्रकार के धातु है। सोने है, चांदी है, हीरे है, जवार है, मोती है, ग्रेनाइट, मैग्नाइट, प्रोटेनियम, यूरेनियम, बक्साइट। जो बातें आपको बताई जा रही है उन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। साथियों, जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करता है उन 90 प्रकार के धातु है
और उन धातु ये जानते 80,000 लाख करोड़, 80,000 लाख करोड़। मैं पीजी का स्टूडेंट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट। कितने जीरो आते हैं आप लगाकर मुझे बताइए कि 80,000 लाख करोड़ में जीरो कितने आते हैं। इतने के मालक हम लोग हैं, आदिवासी। 6वीं अनुसूची कहती है आ रहा है पुनर्वसन के नाम पर, धरण प्रकल्प के नाम पर, नदी प्रकल्प के नाम पर, बाघ प्रकल्प के नाम पर, गेंडा प्रकल्प के नाम पर, हाथी प्रकल्प के नाम पर, फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर। टाइगर की चिंता है, ट्राइबल की चिंता नहीं है। फिर भी हम लोग उस गधे को ही चुन कर देते हैं, जो गधा उधर जाता है साला बोलता ही नहीं। मुझे बड़ी हैरानी होती है। मैं 15 साल से लोगों को समझा रहा हूं। एक तो मेरी बात आप गैर आदिवासी नहीं खरीद, इसलिए नहीं निकाल सकते। ये कब तक नहीं निकाल सकते? जब तक आप आदिवासी हो तब तक नहीं निकाल सकते। ये कब तक नहीं निकाल सकते? जब तक वो एरिया शेड्यूल एरिया है तब तक नहीं निकाल सकते। जब तक आप आदिवासी रहोगे तब तक नहीं निकाल सकते। इसलिए आदिवासियों को वनवासी बनाया जा रहा है, गिरिजन बनाया जा रहा है, नक्सलवादी कहते हैं, उनको हिंदू कहते हैं, ताकि वो अपनी मूल पहचान जो बातें उनको बताई जा रही है। शेड्यूल एरिया को नॉन शेड्यूल एरिया वो लोग घोषित कर रहे हैं। अब शेड्यूल एरिया जब तक है तब तक भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया कब होगा? अब मान लीजिए झारग्राम, ये है उदाहरण समझा रहा, ये है नहीं। खेती करने के पहले मार्केट में बीज खरीदने के लिए जाते हैं। हमारी तरफ बिजाई कहते हैं, आपकी तरफ क्या कहते हैं? ये खेती करने के पहले किसान जो बीज बोता है ना, उसको क्या कहते हैं? मार्केट से वो खरीद कर लाता है, बीज ही कहते हैं ना। बीज ही खरीदने के लिए जाता है। जाने के बाद बोलता है, उधर ठेकेदार रहता है, यानी बेचने वाला व्यक्ति रहता है, उसके बाद बीज खरीदने के लिए जाता है और क्या कहता है? इतने में लगा लो। नहीं रहेगा, किसान तंग आकर जमीन बेच देगा, तो वो जमीन पूंजीपति के पास जाएगी। हम समस्त भारतवासियों का क्या नुकसान है? जब किसान का अनाज मार्केट में नहीं आएगा और पूंजीपति के पास स्टोर करके रहेगा, और जब जरूरत होगी, जब जरूरत रहेगी और जब पूंजीपति अनाज बाहर निकालेगा, तो अभी टमाटर कितने रुपए मिल रहा है? 20 रुपए केजी, 15 रुपए केजी, 15 रुपए केजी पाव। मामला समझ में आ रहा है? हिटलर ने चेंबर में डालकर लोगों को मारा था। अब आप अंदाजा लगाइए आने वाले दिनों में ये क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची में यह अधिकार है कि जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा। अगर भारत सरकार को धातु निकालना है तो भारत सरकार को 2 लोगों की परमिशन, यहां से 16 चुनकर गए, पूरे देश से 47 सांसद चुनकर गए, आदिवासियों के पूरे देश से 450 विधायक चुनकर गए आदिवासियों के। लेकिन किसी ने भी आदिवासियों की इस समस्या के ऊपर समाधान करने के लिए काम नहीं किया। क्यों जानते हो? जिनको आप अपना नेता मानते हो वो दिखने में हमारे समाज का है, लेकिन वो पार्टी हाईकमांड का गुलाम है। पार्टी पहले सिलेक्ट कर, भारत सरकार गाड़ी पर। अगर शायद स्वायत्त शासन लागू होता तो गाड़ी पर लिखा होता क्या? स्वायत्त शासन, भारत सरकार। ये अंतर होता। हमारे निर्णय हम लेते,